वेलकम एवरीवन इन सस्ती क्लासेस। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फिजिक्स का ऐसा टॉपिक है ना जो 10th क्लास में डाल दिया है, पर इसकी कैलकुलेशन ना छठी के लेवल की है। तो जो लोग डरते हैं ना वो मत डरे और इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। Let's begin. Ohm's law. Ohm's law states that the potential difference between two points is directly proportional to the electric current at the constant temperature. This means potential difference V varies as electric current I. V is proportional to I. आराम से सिंपली बात यही कह रहे हैं कि एक टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर जिसके मतलब बदल नहीं रहा वो टेम्परेचर, उस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है आई के। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो करंट यानी आई वो भी डबल हो जाएगा। बस। चलो कहानी सुनते हैं। अब साइंटिस्ट को पता चल गया मतलब कि वी पोटेंशियल होता है, आई करंट होता है, ठीक है। मतलब उन सब के बारे में मस्त निकाल लिया उन्होंने। अब वो बैठ गए सोचने की मतलब इसमें क्या होता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि अगर मैंने इसे पढ़ाया है तो उसके साथ क्या होगा। तो उन्होंने मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करे तो पता चला कि वी को मैं डबल करता हूँ तो आई डबल होता है, वी को आधा करता हूँ तो आई आधा होता है, वी को कुछ करता हूँ तो उसके साथ दूसरे के साथ भी कुछ होता है। तो उससे पता चला कि ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन दी एंड पता चला कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो साइंटिस्टों ने मतलब एक रूल है ये, कि आगे भी तुम्हें काम आएगा, कि अगर v इज प्रोपोर्शनल टू i, देन उनकी इक्वालिटी निकालने के लिए हम एक साइड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, v को v इज इक्वल्स टू i इंटू कांस्टेंट, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट का बाद में जाके कहीं पता चला कि इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो बाद में ये फॉर्मूला बना क्या, v इज इक्वल्स टू आई आर, जिसे हम आराम से आम भाषा में बोलते हैं ओम्स लॉ। नाउ अब हमें V इजिकल्स टू आई आर का पूरा आइडिया हो गया है कि यानी V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस होती है। तो V इजिकल्स टू आई आर को हम कैसे लिख सकते हैं, R इजिकल्स टू V बाई आई और I इजिकल्स टू V बाई आर। तो हमारे पास अगर V और R है तो I मिल गया, V और I है तो R मिल गया, और I R है तो V मिल गया। तो इस तरीके से रिलेशन बना के हमने सब कुछ निकाल लिया। V और I के रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया था जो था R यानी रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम, ये जो साइन दिख रहा है बल्ब जैसा, इससे डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस जो होती है वो एक टाइप की फ्रिक्शन होता है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब वायर्स के अंदर जाते हैं, एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, मतलब उसका फ्रिक्शन होता है जो रोकता है उसे, मत जाओ तुम, हिल नहीं सकते तुम। तो इससे थोड़ी बहुत हीट भी जनरेट होती है जैसे फ्रिक्शन से होती है। तो रेजिस्टेंस इज जस्ट अ फ्रिक्शन ऑफ कंडक्टर्स विच इज कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, ओ एच एम, ओम। ओम नमः शिवाय वाला नहीं, ओम, ओ एच एम वाला। तो ये जो ओम है इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर क्यू। ये तो फालतू की चीज थी। और देखो बात बस इंपॉर्टेंट की ये है, एक तो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन होता है, दूसरा रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है एक गिवन टेम्परेचर में। मतलब अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा। अगर तो आपके पास कोई भी चीज़ है, मतलब मेटल का स्लैब है, उसी मेटल का नेल है, या कुछ भी है उसी मेटल का, तो उस सब का रेजिस्टेंस सेम होगा। अब नेक्स्ट एक बात याद रखना कि मैंने फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस को कंपेयर किया है वो आपको समझाने के लिए किया है। इसको मत लिख देना, सही सी डेफिनेशन लिख के आना पेपर में कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब बात ये आती है कि हमने इंसानों ने एक डिवाइस भी बनाया है जिसको बोलते हैं रजिस्टर। सुना तो होगा ही। तो रजिस्टर इज अ कंपाउंड दैट इज यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक टाइप की मशीन है, कंपोनेंट कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिससे हमें उसका करंट का जो फ्लो है हम उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टर लगा के हम करंट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस कम ओम का लगाया है तो करंट उस सर्किट में बढ़ जाएगा, और अगर हमने रेजिस्टर जो है ज़्यादा ओम का लगा लिया तो करंट घट जाएगा सिग्निफिकेंटली। इन कंडीशन की जो वोल्टेज है अक्रॉस दोनों कंडीशन कंडीशन में सेम रहे।
अब जब हमने रेजिस्टेंस खत्म कर लिया है तो अब बारी आती है ओम की। ओम जो होता है ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। एक ओम रेजिस्टेंस तब प्रोड्यूस होता है जब हम एक कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर करंट चलाते हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट, एग्जैक्टली 1 वोल्ट। तो इस सिचुएशन में 1 ओम रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और ओम्स लॉ के हिसाब से जैसे V इज इक्वल टू आई आर यानी R इज इक्वल टू V बाय आई, तो हमें पता चलता है कि R और I यानी करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है। इट मीन्स कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब बात आती है कि ग्राफ की। तो हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं V इक्वल टू आई आर की फॉर्मूले से। हम एक्स एक्सिस में लेते हैं करंट को और वाई एक्सिस में लेते हैं वोल्टेज को। तो हमें पता चलता है कि जो ग्राफ आया है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आया है, मतलब सीधा आया है, जो 0,0 यानी सेंटर से पास होती हुई जा रही है स्ट्रेट लाइन। इस टाइप का ग्राफ आया है। अब नेक्स्ट ग्राफ। अब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो देख भी लो। अगर इलेक्ट्रिक करंट नीचे है यानी एक्स एक्सिस पे और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी वाई एक्सिस पे है, तो जब हम v इजिकल्स टू आई आर का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो सेंटर से पास होती है। चलो ये इतना तो हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें मिल जाए कि रेजिस्टेंस होता है 15 ओम और करंट है 15 एम्पियर का, तो वोल्टेज कितनी होगी? तो सिंपल है, v इजिकल्स टू आई आर यानी लिखेंगे r इजिकल्स टू v बाय आई। तो रेजिस्टेंस है हमारा 15 ओम का और वोल्टेज हमें पता नहीं है, और अपॉन में लिखेंगे 15 एम्पियर करंट जो है। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिल जाएगा v इजिकल्स टू 225। देखा, सिक्स की मैथ्स है और हमें 10th में पढ़ा रहे हैं, इतना इजी है ये। इस फॉर्मूले से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, दैट्स टू इजी। अब नेक्स्ट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसे नाम सिग्निफाई कर ही रहा है कि जो वेरी हो सके रेजिस्टेंस। तो the component of electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from the source is called variable resistance। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी मदद से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे बढ़ा सकते हैं उसे कम कर सकते हैं, होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब उसके बाद एक और उसके मतलब पर्यायवाची मान लो कि आता है रियोस्टेट। Rheostat is a device which is used to in a circuit to provide variable resistance। मतलब ऐसा डिवाइस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट को चेंज करने के लिए जो रेगुलेटर जो होता है उसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसे प्रोवाइड करने वाला जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। अब हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक फ्रिक्शन होता है जो कंडक्टर में पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके आसपास पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन भी होते हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं तो उन्हें वो मतलब अट्रैक्ट करते हैं प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट है वो एक दूसरे से। तो वो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उसे बीच बीच में पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा होता है पूरे कंडक्टर में, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की टोटल अमाउंट होती है कुछ जो होती है उसमें, मतलब दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तब प्रोड्यूस होता है जब अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तब। ठीक है, और ये डिपेंड किस चीज़ पे होता है? नेचर। नेचर मतलब किस चीज़ है भाई? लकड़ी है तो उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, वो हिलने नहीं वाली, इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं वाली कहीं। फिर मेटल आता है जिसमें होता है मतलब आराम से जाओ इलेक्ट्रॉन जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और फिर आता है बीच में सेमी कंडक्टर, वो कुछ सर्टेन कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन को जीले ज़िंदगी भी कहते हैं, और कभी कभी कहते हैं नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। तो वो होता है सेमी कंडक्टर्स। तो इस टाइप की नेचर भी होती है उनकी।
और दूसरा करंट किस साइड में फ्लो हो रहा है, मतलब अगर एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, मतलब सारी साइड उसकी इक्वल नहीं है, क्यूबॉइडल है वो, तो जिस साइड में एरिया कम है, फॉर एग्जांपल आप एक बॉक्स ले लो, बॉक्स मतलब वो पेंसिल बॉक्स वाला बॉक्स, वो क्यूबॉइडल होता है, तो उसके अगर हम एक साइड से जाएंगे तो रेजिस्टेंस हमें कुछ और मिलेगा, अगर हम दूसरी साइड से करंट फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस कुछ और मिलेगा। तो उसकी डायरेक्शन होती है लेंथ पे, वो होता है, वेरी करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस पे भी बहुत खतरनाक तरीके से वेरी करता है। इसलिए एरिया पे वेरी करता है तो लेंथ पे वेरी करता है, ठीक है, एज सिंपल।